नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक प्रकार का गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। यह बहुत ही कॉमन समस्या है। आजकल के लाइफस्टाइल में आपको यह जरूर देखने को मिलेगी। इस समस्या के साइन एंड सिम्टम्स, इसके कारणों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस एक प्रकार का गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि महिला रोगों से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है। इस समस्या के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन पार्ट्स से मिलकर बना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो होता है वेजाइना। वेजाइना आगे जाकर आपके सर्विक्स में खुलता है, यानी कि आपकी बच्चेदानी के सर्विक्स पार्ट या ओपनिंग में खुलता है। और यह बच्चेदानी दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब के साथ में ओवरी से जुड़ी हुई होती है। ये तो थी एक बेसिक सी जानकारी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बच्चेदानी जो होती है उससे पीरियड का जो स्त्राव होता है, यानी पीरियड जो डिस्चार्ज होता है, वो बच्चेदानी की सबसे अंदरूनी लेयर के शेड ऑफ होने से होता है। ऐसा इसलिए होता है कि महिलाओं को हर 28 दिन में पीरियड आते हैं, और जब पीरियड आते हैं तो यही हार्मोन्स की वजह से अंदर की जो लेयर है, बच्चेदानी के सबसे अंदरूनी जो लेयर है, इसमें एक बेड तैयार होता है। एक वेसल्स का, एक खून की नलियों का और इनका एक वेसल को कंप्राइज करके काफी सारी नलिकाओं को मिला के एक प्रकार का बेड प्रिपेयर होता है, ताकि अगर एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो, यानी कि अगर बच्चा होने की संभावनाएं हो या स्पर्म की मेटिंग ओव्यूम से हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को कुशनिंग प्रोवाइड हो सके, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, और जो बच्चे की जो प्लेसेंटा है, जो उसकी ट्यूब जो है, वो उससे अटैच हो सके। ऐसा हर महीने होता है। और जब बच्चा एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी नहीं होती, बच्चा नहीं ठहरता है, तो यह जो अंदर वाली लेयर है, यह लेयर शेड ऑफ हो जाती है। बच्चेदानी की मुख्यतः 3 लेयर्स होती है। सबसे जो अंदरूनी लेयर, जो कि इस प्रकार से शेड ऑफ होती है, गिरती रहती है और ब्लीडिंग होती है, इस लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम, जो मिडल वाली लेयर होती है, और सबसे जो बाहर की लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम बोला जाता है। इस प्रकार से 3 जो लेयर्स होती हैं वो बच्चेदानी को, तीनों लेयर मिलकर एक बच्चेदानी का निर्माण करती है। सबसे अंदरूनी जो लेयर है एंडोमेट्रियम, यह एंडोमेट्रियम स्पेसिफिकली बच्चेदानी के अंदर, यानी यूटेरस के अंदर की तरफ ही मौजूद होती है, जहां से यह शेड ऑफ होती रहती है। लेकिन जब यह अंदर वाली लेयर बच्चेदानी के अलावा किसी और दूसरे पार्ट में डेवलप होने लग जाए, या उस पार्ट में ट्रांसफर होने लग जाए, वहीं पर भी अगर किसी दूसरे पार्ट में बनने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। 70% केसेस में ऐसा होता है कि यह एंडोमेट्रियम जो लेयर है, इस प्रकार के जो स्पेसिफिक टिश्यूज हैं जो कि शेड ऑफ होते हैं, ये टिश्यूज 70% केसेस में फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके डेवलप होते हैं या ओवरी में जाके डेवलप होते हैं। क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे होने की संभावनाएं ज्यादा है। रिमेनिंग 30% केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की समस्याएं या इस प्रकार की एंडोमेट्रियम का ट्रांसफर होने वाली प्रॉब्लम जो है दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स में भी होता है, जैसे कि बच्चेदानी के आसपास के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हाथों के आसपास रेक्टल एरिया में, या यूरिनरी ब्लेडर में, या उसके आसपास आपकी यूरेथ्रा के आसपास के एरिया में भी इस प्रकार की एंडोमेट्रियम डेवलप होने की संभावनाएं 30% केसेस में देखने को मिलती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम का काम है कि शेड ऑफ होना, जब भी पीरियड आएंगे या पीरियड आने की जो डेट्स होती है उस टाइम में हार्मोनल
पीक होता है हार्मोनल पीक होने की वजह से। वहाँ पे जैसे बच्चेदानी में से ब्लीडिंग होती है एंडोमेट्रियम की वजह से, और जब यह एंडोमेट्रियम किसी और दूसरे पार्ट में भी डेवलप हो चुकी है तो ऐसी ब्लीडिंग उस पार्ट से भी होने लगती है। अब जब यूटेरस की जो ओपनिंग है वो वेजाइना के थ्रू होती है, तो यह ब्लीडिंग जो नॉर्मली पीरियड के दौरान होती है यह बाहर निकल जाती है और बॉडी कैविटी से आउटर एरिया में आ जाती है। लेकिन जब एबनॉर्मली ग्रोथ हो रखी एंडोमेट्रियम जो कि नॉर्मल नहीं है, वो एंडोमेट्रियम अगर आपके ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में या किसी दूसरे ऑर्गन या दूसरे बॉडी पार्ट में डेवलप हो रखी है, वहां से भी जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग निकलने का रास्ता नहीं होता है। इस वजह से जो ब्लीडिंग हुई है वो ब्लीडिंग वहीं पर ट्रैप हो जाती है और आपको आगे जाके प्रॉब्लम देती है। जब ऐसा ओवरी के साथ होता है, जब अंडाशय के साथ ऐसा होता है, तो वहां पर खून जमा होने की वजह से, वहां पे ब्लड अकोमोलेशन की वजह से उस एरिया को या इस कंडीशन को चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है। ऐसा पेल्विक एरिया में भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पेल्विक ऑर्गन्स के आसपास या पेल्विक एरिया के आसपास पाउच ऑफ डगलस या इस प्रकार के जो मेडिकल टर्म यूज किए जाते हैं इन पार्ट्स के लिए, तो ऐसी एरियाज में भी ब्लीडिंग अकोमोलेशन हो सकता है, ब्लड जमा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको फ्रोजन पेल्विस भी बोला जाता है। तो इस प्रकार की मेडिकल कंडीशंस उत्पन्न हो सकती है। अब आगे बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, इसके कॉजेज क्या है, यानी कि क्या कारण है जिस वजह से इस प्रकार की एंडोमेट्रियम की ट्रांसफर होने की कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसा एंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन है ये विशेषकर फर्टाइल लेडीज में होती है, यानी कि 13-14 साल की एज से लेकर जब पीरियड स्टार्ट होता है तब से लेकर 45 की एज, जब तक कि मेनोपॉज नहीं हो जाता, तब तक की एज ग्रुप के लेडी पेशेंट्स में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे मरीज या ऐसी महिलाएं जो कि लेट प्रेगनेंसी करती हैं, यानी कि अर्ली जब शादी हो गई 25-26 साल की एज में, लेकिन वो 35-36 तक या लेट एज में जाके प्रेगनेंसी करती है या कंसीव करती है, या बिल्कुल कंसीव नहीं करती है, बिल्कुल प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी महिलाएं जो कि लंबे समय तक हार्मोनल पिल्स ले रही हैं या हार्मोन से रिलेटेड कोई गोलियां या दवाइयां इंजेक्शन ले रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेट मेनोपॉज होने की वजह से, जैसे कि 45 की एज में मेनोपॉज होना चाहिए, 1-2 साल 3 साल ऊपर नीचे होता है, तो अगर 50 साल की एज गेन कर ली और अभी तक मेनोपॉज नहीं हो रहा, या 51 साल की एज में भी मेनोपॉज नहीं हो रहा, यानी कि पीरियड बंद नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी महिलाएं जिनको बच्चेदानी में किसी प्रकार की ओवर ग्रोथ है या ओवरी में किसी प्रकार की ओवर ग्रोथ है, जैसे कि पीसीओडी की समस्या है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की समस्या है, या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड है या यूटेराइन ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये थे कुछ कारण जिनसे एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है या एंडोमेट्रियोसिस होता है। इसके अलावा एक जेनेटिक कॉज भी है। अगर किसी लेडी के मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में किसी महिला को अगर इस प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री रही है, जैसे मदर को या नानी को या दादी को, किसी को अगर एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को, उस बच्ची को इस प्रकार की समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी लक्षणों के बारे में, कि किस प्रकार के लक्षण आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में जो सबसे ज्यादा लक्षण, सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है वो होता है पेन इन पेल्विक एरिया, यानी कि आपके पेड़ों के आसपास आपको दर्द महसूस होगा, निचले एरिया में आपको पेन महसूस होगा। वो पेन आपको रेडिएट कर सकता है पेल्विक एरिया से लेकर लेग्स में, यानी कि आपके पांव तक वह पेन रेडिएट कर सकता है। यह पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, ट्विस्टिंग टाइप का पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रहे हो, इस प्रकार का पेन होता है, एक अनबीरेबल पेन देखने को मिलता है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को पीरियड के दौरान में इतना ज़्यादा दर्द होता है, पीरियड के दौरान भी होता है, पीरियड से पहले भी हो सकता है या पीरियड के बाद भी दर्द हो सकता है,
इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त, संबंध बनाते वक्त महिला को दर्द बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, तो यह भी एक साइन है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। यूरिन या स्टूल पास करते टाइम, विशेषकर पीरियड के दौरान, महिला को दर्द ज़्यादा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेल्विक एरिया में ब्लड ट्रैप हो गया है और उस वजह से इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को वीकनेस फील हो सकती है, पेशेंट को थकान ज़्यादा महसूस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है और इन सब लक्षणों की वजह से मरीज को इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस और एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया यानी कि पीरियड का बहुत ही ज़्यादा कम आना, मेनोरेजिया ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, मेट्रोरेजिया यानी कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना यानी 28 दिन से पहले ही आपको नेक्स्ट पीरियड आने से पहले एक बार और पीरियड आ जाना, इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। यह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और हार्मोनल लेवल्स के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के सिम्टोमेटिक अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस को दो प्रकार से डायग्नोस किया जा सकता है। पहली जांच जो होती है वो होती है यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राम, और दूसरी जो जांच होती है उसका नाम है लेप्रोस्कोपी। ये दोनों ही जांचें आपको एक्सपर्ट द्वारा करवानी चाहिए और एक्सपर्ट की एडवाइस से ही करवानी चाहिए। आगे हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सिम्सीफ्यूगा रेसिमोसा 30। सिम्सीफ्यूगा 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके पीरियड की डिस्टर्बेंस को ठीक करती है। पीरियड के दौरान अगर आपको पेन ज़्यादा है, डिसमेनोरिया है और विशेषकर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में ऐसा ज़रूर होता है कि आपको पेन ज़्यादा होता है, अनबियरेबल पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में सिम्सीफ्यूगा पेन रिलीव करने में हेल्प करती है। इस दवा का उपयोग आपको रेगुलरली करना है। इस दवा का 30 पावर में आपको सुबह और शाम 2-2 बूंद उपयोग में लाना है। यह विशेषकर ऐसी कंडीशन में अच्छा काम करती है जहां पर पेशेंट को पेन हो हिप टू हिप यानी कि एक बटक एरिया से लेकर दूसरे बटक एरिया तक अगर पेशेंट को पेन हो, कमर में पूरा ट्रांसवर्स पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में यह मदद करती है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को महिला को पीरियड के दौरान में पेल्विस एरिया से लेकर पांव तक, लेग तक अगर पेन रेडिएट करता हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिम्सीफ्यूगा जरूर मदद करती है। दूसरी जो दवा है वो है फॉलिक्यूलिनम 30। फॉलिक्यूलिनम 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलराइज करती है और मेंसेस को नॉर्मल करती है। तो ऐसी कंडीशन में फॉलिक्यूलिनम 30 का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। तीसरी जो दवा है वो है थूजा 200। थूजा 200 किसी प्रकार की ओवर ग्रोथ को रिड्यूस करने में मदद करती है, साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को भी नॉर्मल करती है। तो थूजा 200 का आपको 2 बूंद सुबह सुबह दिन में एक बार उपयोग में लाना है। चौथी जो दवा है वो है एब्रोमा रेडिक्स क्यू। एब्रोमा रेडिक्स क्यू का मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत ही अच्छा अनुभव किया है कि यह दवा डिसमेनोरिया को, पेनफुल मेंसेस को बहुत ही स्मूथली ठीक करती है। इस दवा का आपको 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह और शाम पीना है। ऐसा आपको रेगुलरली करना है। ऐसा करने से आपको डिसमेनोरिया की कंडीशन ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो आपको पेन और जो इतना ज़्यादा आपको पीड़ा महसूस हो रही है उसको भी रिलीफ मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगली जो दवा है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x एक ऐसी दवा है जो कि किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ को, हार्ड ओवर ग्रोथ को रिड्यूस करने में मदद करती है। इस दवा का आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में दिन में 3 बार उपयोग में लाना है। इन सभी दवाओं का आपको कम से कम 3 से 4 महीना उपयोग करना है। ऐसा करने से आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में पूरी तरह से आराम हो जाएगा। मेरे द्वारा दी गई यह एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।